जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर द फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ को स्टडी करेंगे। अभी तक हम लोग कूलॉम्स लॉ से गॉसेस लॉ और गॉसेस लॉ से कूलॉम्स लॉ को प्रूव किया था, और अब हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में जो फर्स्ट एप्लीकेशन है कि किसी भी जो आपका यूनिफॉर्मली चार्ज वायर होता है उसके बगल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट करेंगे गॉसेस लॉ की हेल्प से, गॉसेस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, इस चीज़ को हम आज पूरे लेक्चर्स में देखेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, क्लास 12 फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ को पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे क्या है। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, ये सब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले ये हेडिंग डालिए, उसके बाद फर्स्ट एप्लीकेशन में ये हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर यूजिंग गॉसेस लॉ। ऑब्वियस है क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ ही पढ़ रहे हैं। गॉसेस लॉ की हेल्प से कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि आपके पास कोई एक लॉन्ग वायर है इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट चला गया और ये भी इनफाइनाइट चला गया। इसके बगल यहाँ पे कोई पॉइंट r डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी विल सी इट विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ। ओके, चलिए ये हमारा क्वेश्चन था और ये पूरा यहाँ तक इनफाइनाइट तक जाएगा। गॉसेस लॉ की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको आप हेडिंग बना लीजिए। इसको हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें इस वर्क के लिए स्पेस थोड़ा सा चाहिए। चलिए हेडिंग हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे आप लोग आंसरिंग करेंगे, इसको भी ध्यान से देखिए। आंसर करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। लेट वी हैव एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर and linear charge density is lambda। हमने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा। So we have to find the electric field at distance r from the वायर से ऐसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर दिस पर्पस, ऐसे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वी फर्स्ट कंस्ट्रक्ट ए Gaussian surface, a Gaussian
हम क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हम किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन सरफेस से उसको कवर करेंगे। गॉसियन सरफेस हमेशा सिमेट्रिकल होना चाहिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे होता है। तो गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, और यहाँ पे कौन सी सिमेट्री आपकी लगेगी, सिलेंड्रिकल। अभी हम लोग देखेंगे, इसको आप पहले लिखना सीखिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपको ये लिखना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट। तो क्या लिखेंगे इसको आप देख लीजिए, सिमेट्रिकल। और सिमेट्री कैसी होनी चाहिए, आपकी सिलेंड्रिकल सिमेट्री होनी चाहिए। देन वी अप्लाई द गॉसेस लॉ। और यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल सिमेट्री लेंगे, जो सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे, उसका डिस्टेंस कोई भी आप उसका जो हाइट है या डिस्टेंस है आपका, उसका एल ले लेते हैं। और यहाँ पे जो सिलेंडर लेंगे उसका डिस्टेंस हो जाएगा, और ये जो सिलेंडर हम लोग यहाँ लेंगे, सिलेंडर की लेंथ आपकी हो जाएगी, लेंथ इस एल ले लेते हैं, और इसकी रेडियस हम लोग ले लेते हैं, रेडियस आर ले लेते हैं। और एक्सिस आपकी क्या होगी, एक्सिस हम लोग कौन सी लेंगे, एक्सिस लेंगे जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका होगा, उस पे हम लोग एक्सिस ले लेंगे। तो एक्सिस आपका सिलेंडर क्या होगा, जहां पे लाइन चार्ज आपका होगा, लाइन चार्ज एक्सिस पर ही हम लोग सिलेंडर के रखेंगे, करेक्ट। आइए अब इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए इसको, जैसे हमारे पास एक ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर है, प्लस 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 प्लस, और ये इनफाइनाइट तक आपका वायर चला गया है, इनफाइनाइट तक चला गया है। और हमें आर डिस्टेंस पर क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द आर डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऊपर हमने लिखा है। तो गॉसियन सरफेस का लेंथ कितना होना चाहिए, एल, और रेडियस आर होना चाहिए। और आपका ये जो लाइन चार्ज है सिलेंडर की एक्सिस पर होना चाहिए, गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होना चाहिए। चलिए एक सिलेंडर बनाते हैं जिसका लेंथ हम लोग कितना लेंगे, एल। दिस इज ए सिलेंडर, दिस इज ए सिलेंडर जे, ये हमारा सिलेंडर होगा जिसकी लेंथ हम लोगों ने क्या ले लिया, एल, एल लेंथ, और आर इसका होगा। किसी भी सिलेंडर के पास 3 सरफेसेस होते हैं, एक ये प्लेन सरफेस ऊपर की तरफ, एक प्लेन सरफेस नीचे की तरफ, और एक कर्व सरफेस। 2 प्लेन सरफेसेस, एक कर्व सरफेस किसी भी सिलेंडर के पास होता है। तो ये कर्व सरफेस होगा, और ये प्लेन सरफेस, इस पर हम लोग एक बना लेते हैं, ये हमारा एक पैच हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया N1, N1 कैप इसका डायरेक्शन हो गया, और इसका डायरेक्शन हो गया N2 कैप, इसका डायरेक्शन हो गया N2 कैप। हमेशा किसी भी बॉडी से जो एरिया वेक्टर लेते हैं किसी भी सरफेस का, वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं। इस बॉडी के पास 3 सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा नॉर्मल, और इसका नॉर्मल का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, और इसका नॉर्मल रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसका जो नॉर्मल है, द नॉर्मल ऑफ दिस विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन N कैप। ओके, N cap is the normal outward direction from the curved surface, N2 cap is the normal outward direction from the plane 2, and N1 is the normal outward direction from the plane 1। तो 3 हमने एरिया वेक्टर लेना है, तो इसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखेंगे इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है। तो इसका लाइन चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा। तो कितना चार्ज इस सिलेंडर के अंदर होगा, क्योंकि आपका पूरा वायर सिलेंडर के बाहर तक पूरा इनफाइनाइट तक चला गया, और इधर भी इनफाइनाइट तक चला गया। इसके अंदर कितना चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, डायग्राम आप लोग बना लीजिए, इसको वीडियो पॉज करके। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कितना होगा, Q इक्वल टू लेमडा इंटू एल।
लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल इज द टोटल चार्ज। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा इससे अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ अप्लाई कर रहे हैं, देखिए कैसे करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ टोटल फ्लक्स गोइंग आउटवर्ड इज कितना होगा, फाई इक्वल टू होगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और टोटल इसके अंदर Q का मतलब वो चार्ज होता है जो किसी भी सरफेस के अंदर होता है। तो इसके अंदर कितना चार्ज है, लेमडा इंटू एल। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो Q के प्लेस में हम लोग लेमडा इंटू एल पुट करेंगे। सो फाई इक्वल टू आपका हो जाएगा लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3। इसको यहां देखिए। अब टोटल फ्लक्स, हम लोग फ्लक्स की डेफिनेशन से हमें क्या मालूम है, टोटल फ्लक्स इज फाई इक्वल टू कितना होगा। इसको सिस्टम से लिखते चलिए, आंसरिंग कैसे करना है हम आपको ये भी बता रहे हैं। ऐसे ही हम लोग परफेक्ट आंसर दे सकते हैं। फाई के बाद अब यहां लिखेंगे सिंस टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन आपका है E डॉट ds, क्योंकि हमें पूरे सरफेस टोटल क्लोज सरफेस होना चाहिए। और इस क्लोज सरफेस में कितने सरफेसेस हैं, 3 सरफेसेस, 1 सरफेस, 2 सरफेस एंड 3 कर्व सरफेस। जो आपका कर्व सरफेस होता है, जब आप गिलास में पानी पीते हैं तो जिस गिलास को आप कवर करते हैं एक्चुअल में आप कर्व सरफेस को कवर करते हैं। जब आप उसको टेबल पे रखते हैं तो जो टेबल के कांटेक्ट में जो सरफेस होता है वो ग्लास का प्लेन सरफेस होता है। तो और ऊपर भी आप एक उसको लिड उसमें लगा सकते हैं। तो एक प्लेन सरफेस ऊपर, एक प्लेन सरफेस नीचे और एक प्लेन सरफेस जिसको हम लोग कैच करते हैं, जैसे ये, तो इसको कर्व सरफेस बोलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। अब इसके पास टोटल कितने सरफेसेस हुए, 3 सरफेसेस। तो तीनों सरफेसेस के कारण हम लोग यहाँ पे इसको निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, इस क्लोज इंटीग्रेशन को ओपन करेंगे आप, तो फाई इक्वल टू आपका हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब ये जो आपका क्लोज सरफेस का फ्लक्स था, इस सरफेस के कारण फ्लक्स प्लस इस सरफेस के कारण फ्लक्स प्लस इस सरफेस के कारण फ्लक्स, और प्लस हम लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये आपकी फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी को अलजेब्रा की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर सकते हैं, अलजेब्रिक मेथड से ऐड कर सकते हैं। और कोई भी फ्लक्स अंदर की तरफ नहीं आ रहा है, सारे फ्लक्स किधर जा रहे हैं, बाहर की तरफ। इसलिए आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव लेंगे। अगर कोई फ्लक्स अंदर की तरफ आता, कोई भी फील्ड लाइन अंदर की तरफ आती, तो हम लोग यहाँ पे उसके प्लेस पे माइनस ले लेते जिस सरफेस पे आ रहा था। लेकिन कोई भी फ्लक्स अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ जा रहा है, और नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो होता है दैट विल बी द पॉजिटिव। दैट्स व्हाई टोटल फ्लक्स विल बी द पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लियर? आगे चलते हैं। फाई 1 आपका कैसा है, तो अब हम लोग इस इक्वेशन को ध्यान से रखिएगा, 3 और 4। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको आप आगे देखिएगा। Q इक्वल टू लेमडा या देखिएगा। तो फाई इक्वल टू फाई 1, फाई 2, फाई 3। फाई 1 इज द फ्लक्स, फाई 1 इक्वल टू E1 डॉट ds1, और E1 आपका क्या होगा, यहां देखिएगा E1 का डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक, जो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज यहां पे होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो ऐसे जाएगा, और नॉर्मल का डायरेक्शन कैसे है, ऊपर की तरफ। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, क्योंकि इसका नॉर्मल इधर है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ। अगर इसका एरिया कितना है, ds1, तो ds1 एरिया है, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और ये आपका, तो E1 इंटू ds1 cos
90 एंड द वैल्यू ऑफ cos 90 इज 0। तो यहाँ पे हम लोग 0 प्लेस करेंगे। अब उसके बाद आते हैं phi2 पर। phi2 इक्वल टू E2 डॉट ds2 और E2 mod ऑफ ds2 इंटू cos 90। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर इसकी सरफेस है ds, ये आपका ds2 है और एरिया वेक्टर आपका हो गया इधर ds2 और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर है, इस साइड E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री बन रहा है, ये देखिए 90 डिग्री। तो अब E डॉट ds स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग क्या लेते हैं, E डॉट ds आपका हो जाएगा E ds cos 90, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो दैट्स व्हाई हियर वी गेट द 0 बिकॉज द वैल्यू ऑफ cos 90 इज 0। तो आपका phi2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और phi3 आपका हो जाएगा जो कर्व सरफेस होता है। तो ध्यान से देखिएगा, और ये हमारा हो गया आपका, ये phi1 हो गया इधर से, और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं phi2, और ये हमारा हो गया phi2। phi3 आपका फ्लक्स ड्यू टू द कर्व सरफेस, और ये फ्लक्स ड्यू टू द प्लेन 1, फ्लक्स ड्यू टू द प्लेन 2, फ्लक्स ड्यू टू द प्लेन 2, फ्लक्स ड्यू टू द प्लेन कर्व सरफेस। ध्यान से देखना। अब phi3 के लिए हम लोग पूरा वर्क करेंगे। तो phi1 और phi2 की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दीजिए। सो वी हैव phi इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स ये आपका निकल रहा है, दिस इज द टोटल फ्लक्स। phi इक्वल टू आपका 0 प्लस phi3, और phi3 आपका क्या है, 0 प्लस 0 मतलब 0, और 0 आपका ये phi3 और phi3 का मतलब होता है कर्व सरफेस से फ्लक्स, phi कर्व सरफेस। तो टोटल phi इक्वल टू आपका आ गया phi कर्व सरफेस। तो इसका मतलब ये हुआ कर्व सरफेस से हमें फ्लक्स जो मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या रख सकते हैं, phi इक्वल टू लैम्डा इनटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो phi के प्लेस पे phi कर्व सरफेस। सो अब इसको हम लोग हटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सो अब इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लेंगे। सो phi इज इक्वल टू phi कर्व सरफेस, इसके प्लेस पे phi कर्व इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इनटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, और phi कर्व क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस साइड, और जो आपका कर्व सरफेस है उसका एरिया कितना होता है, जो आपका सिलेंडर है, जैसे यहाँ पे सिलेंडर है और इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ आपकी l है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, और इसका रेडियस आपका कितना है r। तो टोटल जो कर्व सरफेस का एरिया होता है 2 पाई r इंटू l होता है। तो कर्व सरफेस का ds आपका हो जाएगा 2 पाई r इंटू l। तो phi कर्व के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, E और डॉट ds कर्व इक्वल टू लैम्डा इनटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखिए, और E डॉट ds, अब E का भी डायरेक्शन वही है और कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन वही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आपका इधर ही जाएगा, और n कैप का भी डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए E डॉट ds आपका हो जाएगा मॉड ऑफ E इंटू ds कर्व का और cos 0 इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू 1, सो E ds इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ तक हो गया, आगे चलना है। E ds इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब क्योंकि टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो टोटल इसका एरिया कितना होगा, टोटल इसका एरिया आपका होगा कर्व सरफेस का 2 पाई r इंटू l। तो हम क्या करेंगे, E इंटू 2 पाई r इंटू l इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E इक्वल टू आपका हो जाएगा
लेमडा इंटू एल अपॉन ये 2 पाई आर एल नीचे चला जाएगा 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल टू ये सब आपका मैग्नीट्यूड चल रहा है जी, ध्यान से देखिएगा। दिस इज योर मैग्नीट्यूड वी आर टॉकिंग। सो मैग्नीट्यूड E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नीचे, तो 2 ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 2 टू द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर हो जाएगा 2 लेमडा एल अपॉन एल इंटू आर। एल से एल गेट कैंसिल्ड, एल से एल को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आता है मॉड आर V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपॉन आर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखिएगा। यूजिंग द गॉसेस लॉ वी हैव प्रूवन दैट expression of the electric field due to an infinitely long wire at a distance r E is equal to 1 upon 4 pi epsilon into 2 lambda r। ये मैग्नीट्यूड वाइज होगा। अब अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखे तो कैसे होगा? नाउ मॉड ऑफ E इक्वल टू वेक्टर E इक्वल टू मॉड ऑफ E into E कैप। E कैप का डायरेक्शन वही है जो R कैप का डायरेक्शन है, एन कैप का डायरेक्शन वही है जो आर का रेडियस का डायरेक्शन है। तो इस वजह से ई कैप के प्लेस में हम लोग क्या कर सकते हैं मॉड ऑफ ई इंटू आर कैप और ई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ई के प्लेस में हम लोग ये वैल्यू रख सकते हैं। सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन आर इंटू आर कैप। सो वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म आल्सो। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब मॉड ऑफ ई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर हो रहा है। इसका मतलब किसी भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के बगल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आर के 1 अपॉन आर के हिसाब से वेरी करता है। पॉइंट चार्जेस से कैसे वेरी करता था? अगर केवल पॉइंट चार्ज होता था तो कैसे वेरी करता था? E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से। अब आपकी फील्ड बहुत धीरे धीरे कम हो रही है, पहले बहुत तेजी से कम हो जाती थी। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फील्ड को मेंटेन रखें तो अपने चार्ज को आप एलोंगेटेड कर दीजिए। अगर आपका चार्ज बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज को जब आप स्प्रेड कर देंगे तब आपकी फील्ड बहुत धीरे धीरे कम होगी। अदरवाइज आपकी फील्ड बहुत तेजी से डिक्रीज करती चली जाएगी। तो चलिए अब हम लोग इसका थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं इस एक्सप्रेशन का ग्राफ। किसी भी लाइन चार्ज के बगल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिक्रीज होती है उसका ग्राफ भी हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे। तो चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं। अब इसको हटा रहे हैं। अब ये आप इसको प्रूफ हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट कर चुके। चलिए हेडिंग डाल दीजिए ग्राफ। इस चीज का ग्राफ देख लेते हैं किसी भी लाइन चार्ज के आसपास। तो ग्राफ कैसे होगा? प्लेस नोटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड और आर। ग्राफ किसका है? लाइन चार्ज, इनफाइनाइटली लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो शब्दों पे ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूं। आपका ग्राफ बहुत धीरे धीरे आराम से ऐसे डिक्रीज करते हुए आएगा। आपका ग्राफ बहुत आराम से, आपका ग्राफ ऐसे बहुत आराम से डिक्रीज करते हुए आएगा। ये आराम से ऐसे आपका चला जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन आर के हिसाब से ऐसे आके डिक्रीज कर जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ किसका हो गया? E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर का। ठीक है, इन दिस वे वी हैव प्रूवन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वायर विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ। अब हम लोग अगले लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी चीज को प्रूव करेंगे बेसिक लॉज से। बेसिक लॉ से कैसे हम लोग जो है इस चीज को प्रूव करते हैं अगले लेक्चर्स में हम लोग इसको देखेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ की अभी और 2-3 चीजें हैं, उन सारी चीजों को भी अब हम लोग देखेंगे। अभी तक आप थ्योरीज को पढ़ रहे थे, अब आप लगभग अप्रॉक्सीमेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सारी थ्योरीज को कवर कर चुके हैं। अब धीरे धीरे उनको अप्लाई करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए गॉसेस लॉ को अप्लाई करके हम फिर से एक नया एक्सप्रेशन को, अब ये फिजिक्स नहीं है,
अब ये फिजिक्स नहीं, ये तो केसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से अब क्वेश्चन कैसे करते हैं उसको भी हम लोग सीख रहे हैं। ऐसे इन्हीं की हेल्प से धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस को सीखते चलेंगे। ओके, नाउ योर आंसर गेट कंप्लीटेड। आपके एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आप ऐसे ही पूरा डिटेल्ड में लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, चलते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर्स में फिर से हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज़ वेरी लवली एंड स्वीट, थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू एंड सैल्यूट यू, थैंक यू।